गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है क्लास चला रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारा मेघदूतम का क्लास चल रहा है, यानी प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो कल की क्लास में हमने जो है 20 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए थे। तो आप लोग का कितना सही हुआ यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है यह भी हमारा 20 प्रश्न है। ठीक है, तो यह 20 प्रश्न है। तो इन 20 प्रश्न में से हमें उम्मीद है कि आप सभी को आता है प्रश्नोत्तरी। लेकिन इसको इस हमारे जो है क्वेश्चन आंसर जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं, इसको भी आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो है मेघदूतम पे प्रश्नोत्तरी जो कालिदास की रचना है। यह हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, यदि आपको जो है यदि आप क्लास जो चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न आपके सामने है। हमारा जो प्रश्नोत्तरी है 4 ऑप्शन के साथ नहीं है दोस्तों, सीधे आंसर है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि स्तंगमित महिमा में समास है। तो स्तंगमित महिमा पद में कौन सा समास है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी कि स्तंगमित महिमा जिसकी महिमा समाप्त हो गई। ये कौन है? यक्ष है। तो जिसकी महिमा या अन्य शब्द का बोध हो रहा है, किसी अन्य पद का बोध जो कराता है, उसमें हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो अस्तंगमित महिमा जिसकी महिमा समाप्त कर दी गई वह कौन है? यक्ष। वह कौन है दोस्तों? यक्ष। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इस पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का बोध हो रहा है। तो जो है अस्तंगमित महिमा कौन अस्तंगमित महिमा वाला कौन है? तो यक्ष है। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें जो है अन्य पद का बोध हो रहा है। तो अस्तंगमित महिमा यश स इसका जो है विग्रह पद है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है महिम पद में प्रकृति प्रत्यय है, यानी महिम पद में कौन सा जो है प्रकृति प्रत्यय है? महिमा जो है जो सॉरी दोस्तों, महिमा पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो महिमा शब्द जो है किससे मिलकर बना है? तो महत और इमचिन प्रत्यय मिलकर बना है। ठीक है, तो पूछे कौन सा प्रत्यय महिमा में है? तो इमचिन प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। महिमा पद में महत और इमचिन से महिमा पद बना है। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रमत्तः में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो एक शब्द आया है प्रमत्तः। तो जो है वो अपने काम से जो है प्रमत्तः पद में कौन सा जो है विभक्ति लगी हुई है? तो प्रमत्तः पद में हमारा पंचमी विभक्ति लगी। कौन सी लगी है? ये आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछेगा जो प्रमत्तः पद है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति हमारा जो है पंचमी विभक्ति है। कौन सा? पंचमी विभक्ति है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न है कि प्रमत्तः जो पद है उसमें कौन सी संधि जो कौन सा कारक चिन्ह जो है सूत्र लगा है? तो सूत्र हमारा लगा है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यान। जुगुप्सा विराम और प्रमाद के अर्थ में जो है जो है पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति लगती है। जुगुप्सा शब्द आए तो भी पंचमी लगेगी, विराम शब्द आएगा तो भी पंचमी लगेगा किसी शब्द के साथ, प्रमाद आएगा तो भी। तो यहाँ प्रमत्ता शब्द आया है जिसमें पंचमी विभक्ति लगी है। कारक चिन्ह हमारा है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, तो इससे लगा है तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर है कि प्रमत्ता पद में विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति लगा है। कौन सा सूत्र कारक चिन्ह लगा है? तो हमारा जो है कारक सूत्र हमारा लगा है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। अगला हमारा जो है प्रश्न है चौथा। चौथा प्रश्न है वर्ष भोगेड़ में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? वर्ष भोगेड़, एक वर्ष का श्राप लगा है। कौन दिया है? जो है यक्ष का स्वामी कुबेर। तो वर्ष भोगेर जो है भोगेर पद में जो है तृतीय विभक्ति हमको दिखाई दे रही है। तो विभक्ति जो है तृतीय विभक्ति है, लेकिन सूत्र कौन सा लगा है? प्रश्न है यह किस सूत्र से जो है वर्ष भोगेर में तृतीय विभक्ति लगा है? तो एक सूत्र हमारा आता है काला धोने अत्यंत संयोगी। काल समयवाची और मार्गवाची में काल मतलब समय और मार्गवाची में क्या सी विभक्ति लगी? काला धोने अत्यंत संयोगी। काला समयवाची जो है शब्द में हमारा जो है अत्यंत संयोग होने पर, काला धोने अत्यंत संयोग होने पर जो है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्ष भोगेर में तृतीय विभक्ति लगी है, लेकिन कौन सा कारक सूत्र लगा है? तो काला धोने अत्यंत संयोगी। ठीक है,
तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह हमारा चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न है, मेघदूत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है। पूछा है मेघदूत का जो प्रथम श्लोक है, कौन सा श्लोक है दोस्तों? कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। कौन सा है? कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यह प्रथम श्लोक है। पूछ रहा है कौन सा उसमें मंगलाचरण है, कौन सा है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कितने हैं? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, यह हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कि जो हमारा मंगलाचरण वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा हो गया वस्तु निर्देशात्मक, एक हमारा होता है नमस्कारात्मक। कौन सा होता है? नमस्कारात्मक होता है। और एक हमारा कौन सा होता है? एक हमारा होता है जो है आशीर्वादात्मक। कौन सा? आशीर्वादात्मक होता है। तो जो वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण होता है वो कैसा होता है? जहाँ से जिस पद से कहानी स्टार्ट हो जाती है, जौन सा महाकाव्य से डायरेक्ट कहानी स्टार्ट हो जाती है, उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। जिसमें भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण लिया जाता है। जिसमें हमें अपने भगवान से जो है जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनसे हमें आशीर्वाद लिया जाता है, तो उसमें जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण लगता है। तो मंगलाचरण के 3 भाग हैं, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 6ठे नंबर का। प्रश्न है, यक्ष को कितने दिनों का शाप मिला था? तो कितने दिनों का शाप मिला था? 1 वर्ष का। किसके द्वारा मिला था? तो अपने स्वामी कुबेर के द्वारा मिला था। क्यों मिला था दोस्तों? अपने काम में प्रमाद करने के कारण। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बताने बदे। यक्ष को कितने दिनों का शाप मिला था? 1 वर्ष का। वह रामगिरी आश्रम में कितने दिनों व्यतीत कर चुका है? 8 वर्ष, 8 माह व्यतीत कर चुका है। ठीक है। कितना बाकी है? 4 माह बाकी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का। 7वें नंबर का प्रश्न है, यक्ष को किसने शाप दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? जो है यक्ष को किसने शाप दिया था? तो यक्षों के स्वामी कुबेर के द्वारा। कौन है? यक्ष के स्वामी कुबेर है, उनके द्वारा जो है शाप दिया गया था। यक्ष को क्यों दिया गया था? क्योंकि अपने काम में प्रमाद किया था। यक्ष कुबेर के यहाँ क्या कर रहा था? तो उसका जो है अनुचर था। क्या था? कुबेर का अनुचर यक्ष है। क्या है? अनुचर है। कौन? यक्ष। इसलिए जो है उसको शाप मिला था, क्योंकि यक्ष जो है अपने काम में, जो अनुचर यक्ष था वो अपने काम में प्रमाद किया था, यानी आलस किया था, काम को सही ढंग से नहीं करने के कारण जो है उसको 1 वर्ष का श्राप मिला था अपने कुबेर स्वामी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, यक्ष को शाप देने का क्या कारण था? तो वही है अपने काम में प्रमाद, यानी अपने काम में ढीला ढीली कर दिया, यानी कि गलत तरीके से काम किया। इसलिए जो है कुबेर जी को क्रोध आ गया और उसने जो है 1 वर्ष का श्राप दे दिया। ठीक है। तो किस कारण? अपने कार्य में प्रमाद किया था। ध्यान रखिएगा, कार्य में काम यदि हम नहीं करेंगे तो हमें इस प्रकार की सजा मिलती है। तो यक्ष ने भी वही किया, अपने काम में हवा हलाई मतलब ढिलाईपन किया, काम गलत तरीके से किया, इसलिए उसको 1 वर्ष का श्राप मिल गया। आगे है, कश्चित शब्द किसके लिए आया? तो कश्चित कांता विरह। कश्चित मतलब कोई, कश्चित शब्द से किसका बोध होगा? कोई। कोई कौन था? यक्ष था। तो कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, जो कश्चित जो यक्ष का विरह कैसा था? विरह गुरुड़ा बहुत भारी था। विरह कैसा था? बहुत भारी था। तो यहाँ पूछा कश्चित, कश्चित शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। कौन सा है? कश्चित जो शब्द आया है वो यक्ष के लिए आया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्ष, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न का? 8वें का। आगे हम चलेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, रामगिरी आश्रम किसके स्नान करने से पवित्र हो गया था? तो जो है किसके स्नान करने से रामगिरी का आश्रम पवित्र हो गया था? तो जनक तनया। जनक तनया कौन थी? एक राजा जो जनक है, सीता जनक तनया सीता, यानी सीता के पिता का नाम जनक था। जनक मतलब पिता, तनया मतलब पुत्री। जनक की पुत्री सीता थी, जिसके स्नान करने से रामगिरी आश्रम का जल पवित्र हो गया था। ठीक है। जो पंक्ति, यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यो द केसु। यक्ष जिसके जल स्नान करने से जिसका जल पवित्र हो गया, ऐसे रामगिरी के आश्रम में यक्ष निवास करता है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया जनक तनया, यानी जनक राजा और उनकी पुत्री सीता के स्नान करने से वहां का जल पवित्र हो गया है। तो आंसर हमारा जो है 9वें का जनक तनया सीता है। 10वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने। 10वां है, यक्ष को शाप देने की तिथि क्या थी? यक्ष जो है
यक्ष को श्राप देने की कौन सी तिथि को जो है कुबेर ने श्राप दिया था? तो देवोत्थानो एकादशी को, क्योंकि इसी दिन दिया था तो जो है श्राप भी इसी तिथि को दिया था तो अंत भी इसी तिथि को होगा। ठीक है, यक्ष को श्राप देने की तिथि क्या है? देवोत्थान एकादशी है। तो यह भी क्वेश्चन बनेगा। और श्राप का अंत कब होगा? तो देवोत्थान एकादशी को ही होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है देवोत्थान एकादशी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, चक्रे शब्द किस लकार और वचन में? ये चक्रे पद आया है, इसमें पूछा है कौन सा लकार और कौन सा वचन है। जो चक्रे में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। चक्रे जो है लिट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 12वें नंबर का, जो है यक्ष ने पर्वत चोटी से किसे देखा? ठीक है, प्रश्न है यक्ष ने पर्वत चोटी से चिपका हुआ किसे देखा? तो आंसर होगा मेघ को देखा। ठीक है, यक्ष जब है रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा था तो उसने एक दिन जो है, किस दिन, जो है आषाढ़ के प्रथम दिवस जो है मेघ को पर्वत की चोटी से जो है चिपका हुआ देखा। चोटी से चिपका हुआ जो है देखा। कैसे देखा? वह प्रक्रिया करते हुए, यानी छोटे बच्चे हाथी के समान, मानो कि कोई हाथी है, हाथी का बच्चा और जो उस पर्वत के साथ खेल रहा है, ऐसे जो है मेघ को यक्ष देखता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है यक्ष ने पर्वत चोटी से किसे देखा? तो मेघ को देखा। कैसे देखा पूछा? तो वह प्रक्रिया करते हुए देखा। ठीक है, वह प्रक्रिया करते हुए जो है हाथी के समान, गज के समान जो है प्रक्षेपी देखा। ठीक है, ददर्श मतलब देखा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर हमारा जाएगा 12 का मेघ को देखा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है यक्ष किस कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था? यानी यक्ष जो था, क्योंकि यक्ष को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, तो यक्ष की दुर्बलता का कारण क्या था? वह दुर्बल क्यों हो गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी प्रिया के वियोग में, यानी अपनी पत्नी प्रिया के वियोग में यक्ष जो है अत्यंत दुर्बल हो गया था। वियोग कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था। कितना माह हो चुका था वियोग के? 8 माह बीत चुका था। तो 8 माह में जो है यक्ष एकदम क्या हो गया था? दुर्बल हो गया था। कैसा हो गया था दोस्तों? दुर्बल हो गया था। यक्ष किस कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था? तो यक्षिणी प्रिया के वियोग में अत्यंत दुर्बल हो गया था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां का आंसर यक्षिणी प्रिया के वियोग में। 14वें नंबर का क्वेश्चन है यक्ष अपने हाथों में क्या पहन रखा था? यक्ष जो है जब वो रामगिरी के आश्रय में रह रहा था तो अपने हाथों में क्या पहना था? तो अनेक प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो हमारा सीधे आंसर है सोने का कंगन पहना हुआ था। यक्ष जब अपने घर से निकला था रामगिरी आश्रम रहने के लिए तो उसने अपनी कलाई में स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन पहना हुआ था। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। आगे हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है यक्ष की कलाई किसके गिरने से सोनी हो गई? तो कलाई में उसने क्या पहना था दोस्तों? सोने का कंगन। तो सोने कंगन क्यों गिर गया? क्योंकि वह विरह में वह दुबला हो गया था और दुबला होने के कारण उसके सोने में जो है कलाई से सोने कंगन गिर गई थी। तो यहाँ पे है यक्ष की कलाई किसके गिरने से सोनी हो गई थी? सोने कंगन। क्यों गिरा था दोस्तों? तो यह पता है कि दुबला होने के कारण, अपनी प्रिया यक्षिणी के वियोग में दुबला होने के कारण उसके कलाई से स्वर्ण का जो सोने कंगन जो है गिर गया गिर गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण कंगन। यक्ष ने मेघ को कैसे देखा? ठीक है, उसने जो है पर्वत से चिपका हुआ देखा, लेकिन कैसे देखा? मतलब बस चिपका हुआ कि कुछ कर रहा था ऐसे देखा? तो आंसर आया था हमारा जो है वप्र क्रीड़ा करते हुए गज को देखा। कैसे देखा? वप्र क्रीड़ा करते हुए गज को, यानी कि मानो कोई गज है जो वप्र क्रीड़ा मतलब उस पर्वत से खेल रहा है, ऐसा करते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वप्र क्रीड़ा करते हुए गज के समान मेघ को देखा। ठीक है, यक्ष ने मेघ को कैसे देखा? तो वह प्रक्रिया करते हुए गज के समान देखा। इतना आंसर होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर का। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि प्रेक्षणीयम पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो कौन सा प्रकृति प्रत्यय प्रेक्षणीय में? तो यहाँ पे प्र और इछ जो है प्र उपसर्ग इछ धातु और अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
क्या है? प्र उपसर्ग लगा है प्रेक्षणीय में, इच्छ धातु का और अनियर प्रत्यय पूछेगा। इसमें पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है, तो अनियर। प्रेक्षणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेक्षणीय में कौन सा प्रत्यय है, ऐसा ही पूछेगा। प्रकृति प्रत्यय पूछेगा तो प्र और इच्छ और अनियर से जो है हमारा प्रेक्षणीय बना। ठीक है, ये हमारा है 70 नंबर का प्रश्न। 18 प्रश्न है, क्वेश्चन है ददर्श पद में कौन सा धातु और लकार है। तो ददर्श में दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में ददर्श बनता है। क्या बनता है? ददर्श बनता है। तो पूछा ददर्श पद में कौन सा धातु और लकार है, तो दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ददर्श बना है। क्या बना है? ददर्श बना है। 19 नंबर प्रश्न है अबला विप्रयुक्त में समास है। तो कौन सा समास है दोस्तों? अबला विप्रयुक्त में जो अबला अपने अबला जिसके पास बल न हो ऐसा विप्रयुक्त, यानी अपने प्रिया से विमुक्त विप्रयुक्त। अबला मतलब जिसके पास बल जिसका समाप्त हो गया, ऐसा यच्छ विप्रयुक्त में अबला विप्रयुक्त में समास है। तो यच्छ कौन है? यच्छ है। या अबला विप्रयुक्त जिसके पास बल नहीं, मतलब कि जो अबला अपनी प्रेमिका यच्छी से वियोग है, ऐसा विप्रयुक्त प्रयुक्त उसमें कौन समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। तो अबला विप्रयुक्त कह में समास है, तो बहुब्रीहि अबला विप्रयुक्त कह कौन है? तो यच्छ है। कौन है दोस्तों? यच्छ है। तो ये भी पूछ सकता है कौन है अबला अबला विप्रयुक्त कह कौन है, तो हमारा यच्छ होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यच्छ यच्छ के लिए आया है। ठीक है, ये हमारा हो गया 19 प्रश्न। ये हमारा अंतिम प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न है आश्लिष्ट सानुम में समास है। तो आश्लिष्ट सानुम कह जो है आश्लिष्ट सानु कौन है? तो मेघ है। ये भी पूछेगा कौन है, तो मेघ है। जो है आश्लिष्ट सानु जो शब्द आया किसके लिए आया? तो मेघ के लिए आया है। तो कौन है? मेघ है। किससे चिपका हुआ है? आश्लिष्ट सानु मेघ जो है पर्वत से चिपका हुआ है। श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि समास कौन सा है। तो आश्लिष्ट सानुम कौन है? तो आश्लिष्ट सानुम पद से मेघ का बोध हो रहा है, यानी अन्य पद का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बहुब्रीहि समास होगा, विग्रह होगा आश्लिष्टम सानु एन तेम तन तम। ठीक है, एन तम। तो ये हमारा जो है बहुब्रीहि समास हो गया। आश्लिष्ट सानु में समास कौन सा है? तो ये हमारा टोटल जो था दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी 20 था। तो यह 20 प्रश्नोत्तरी आप लोग को कैसा लगा? यदि आप लोगों ने पूरी क्लास को देखा है, आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा है और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इत्यादि जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का यह प्रश्नोत्तरी था। हम जो है 4 ऑप्शन साथ नहीं लेके आ रहे हैं, इसमें समय भी जाता है और जो है इस हम जो है इसलिए सीधे आंसर लेकर उपस्थित हो रहे हैं कि सीधे आंसर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, तो दोस्तों जो है आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा प्रश्नोत्तरी। कल हम पुनः जो है अगले क्लास को लेकर फिर से उपस्थित होंगे मेघदूतम पे। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जो है नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों जो है पूरी क्लास देखने के लिए।